स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका। ब्रिटेन का मंत्रिमंडल। ब्रिटेन का मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका के रूप में ब्रिटेन में कार्य करता है। मंत्रिमंडल एक ऐसी समिति है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, यानी कि ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका के रूप में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। यह मंत्रिमंडल भी प्रमुख रूप से ब्रिटेन में परंपराओं के जरिए, अभिसमय के जरिए या धीरे धीरे विकास के माध्यम से आया है। मंत्रिमंडल एक ऐसी राजनीतिक समिति है जो कि ब्रिटेन में कार्यपालिका के समस्त वास्तविक कार्यों का संपादन करती है। इसके बारे में सिडनी लॉ का कहना है कि मंत्रिमंडल का आशय उस उत्तरदायी कार्यपालिका से है जो राष्ट्रीय कार्यों के प्रशासन को पूरी तरह से नियंत्रित और व्यवस्थित करती है, यानी कि जो जितना भी प्रशासनिक कार्य है वह प्रशासनिक कार्य इसी मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। इस मंत्रिमंडल के बारे में यह कहा जाता है कि यह राज्य का चक्र है। जिस प्रकार एक चक्र पर, एक पहिए पर एक गाड़ी टिकी होती है, उसी प्रकार ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था इसी मंत्रिमंडल पर टिकी हुई है। जो प्रधानमंत्री है वह इसकी धुरी है, या जो प्रधानमंत्री है वह इसके चालक के रूप में कार्य करता है। यह शासन का केंद्रीय निदेशन है, यानी शासन व्यवस्था को केंद्रीय रूप में इसके द्वारा व्यवस्थित रूप में प्रमुख रूप से यह एक ऐसी संस्था है जो कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से समस्त कार्यों का संपादन करती है। जेनिंग्स कहते हैं यह समस्त ब्रिटेन की शासन को एकता प्रदान करती है। ग्लैडस्टन का कहना है यह एक सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य ग्रह घूमते हैं। रेमजे म्योर का यह मानना है कि राज्य रूपी जहाज का पहिया है जिसका चालक प्रधानमंत्री है। अब हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल का उद्भव कैसे हुआ। जैसे भी आपको बताया कि यहाँ का मंत्रिमंडल विकास का परिणाम है, धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। इसका उद्भव प्रीवी काउंसिल के माध्यम से आया है, जहाँ राजा को यह लगा कि उसको सहयोग देने के लिए दरबारी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उसने प्रीवी काउंसिल का निर्माण किया। शुरू में यह प्रीवी काउंसिल पूरी तरह से राजा की दया पर निर्भर एक संस्था थी। धीरे धीरे यह एक शक्ति संपन्नता हासिल करती रही। शुरू में इसके दो भाग थे, एक प्रशासकीय कार्य करती थी और एक परामर्श देने का कार्य करती थी। 17वीं और 18वीं सदी में जेम्स फर्स्ट और जेम्स सेकंड के द्वारा इसे छोटा किया गया। शुरू में इसकी सदस्य संख्या निर्धारित नहीं थी, फिर इसकी सदस्य संख्या निर्धारित की गई 50। इसमें कुल 50 से ज़्यादा सदस्य नहीं हुआ करते थे। चार्ल्स द्वितीय के द्वारा इसकी सदस्य संख्या को घटाकर 5 कर दिया गया और उन्होंने इसे नाम दिया कबाल, CABEL। और यह कबाल नाम क्यों दिया गया कि इसके जो 5 सदस्य थे उनके नाम का जो पहला अल्फ़ाबेट था उस अल्फ़ाबेट से यह नाम कबाल रखा गया। ये जो 5 सदस्य हुआ करते थे ये राजा के जो विश्वास पात्र थे वे थे। इसके पास वास्तविक शक्ति तब आई जब राजा ने इसकी बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया और जो एक इनमें से सीनियर मंत्री था उसे प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर यहाँ पर धीरे धीरे उत्तरदायी व्यवस्था का आरंभ हुआ, धीरे धीरे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था आई। ये इनका मनोनयन राजा के द्वारा न किया जाकर प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाने लगा और इसके पास धीरे धीरे जो शक्तियां हैं वह आती गई और यह एक शक्ति संपन्न कार्यपालिका के रूप में परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की विशेषताएं। ब्रिटेन मंत्रिमंडलीय शासन का मातृ देश है, यानी संसदात्मक शासन की सबसे पहली शुरुआत अगर जिस देश में हुई है वह ब्रिटेन है और उसकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है राजा का पृथक अस्तित्व, यानी जो राजा है उसका मंत्रिमंडल से कोई लेना देना नहीं है। राजा
ना तो मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेता है, ना ही मंत्रिमंडल को वह किसी भी तरह से प्रभावित करता है। हालांकि वह अपनी बात अपने प्रधानमंत्री के जरिए पहुंचा जरूर सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करने की शक्ति इसके पास नहीं है। दूसरी विशेषता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री इसे नेतृत्व देता है, यानी जो प्रधानमंत्री है वो इसका नेता होता है। बहुमत दल का जो नेता है वह प्रधानमंत्री बनता है, जैसे हम इससे पूर्व के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा ही मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, वही इसका संचालन करता है और वही इसका अंत भी कर देता है। प्रधानमंत्री अगर अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी जो प्रधानमंत्री है वह इस मंत्रिमंडल का कैप्टन है, या दूसरे रूप में हम कहें वह इसका मुखिया है। तीसरी विशेषता है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है, यानी जो कार्यपालिका है, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वे व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य अनिवार्य रूप से होते हैं और वह सदन के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। अगर प्रधानमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेता है जो किसी भी दल का सदस्य नहीं है, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, यानी 6 महीने में अगर वो दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। यह कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके विरुद्ध काम रोको, अविश्वास, कटौती, कार्य स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं। अगर इन प्रस्तावों में से कोई सा भी प्रस्ताव पारित हो जाता है तो कार्यपालिका को अपना पद छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल को लोकसभा के विघटन का अधिकार। मंत्रिमंडल इतना शक्ति संपन्न है कि वह लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। राजा से कहकर वह लोक सदन को समय से पहले, यानी लोक सदन का कार्यकाल है 5 साल, और अगर मंत्रिमंडल को लगता है कि उसका विश्वास खत्म हो गया है, नए चुनाव कराने चाहिए, तो वह राजा से कहकर लोक सदन को समय से पहले भंग करा सकता है। नेक्स्ट है त्रिमुखी उत्तरदायित्व। इस मंत्रिमंडल की विशेषता है कि यह 3 प्रकार के उत्तरदायित्वों का वहन करता है। ये 3 प्रकार के उत्तरदायित्व हैं: वैधानिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक उत्तरदायित्व और अंतः मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। वैधानिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि कानूनी रूप से समस्त कार्यों के लिए यह मंत्रिमंडल उत्तरदायी है। यानी अगर कोई भी कानून बनता है तो उस पर राजा के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन जैसा हम पूर्ववर्ती लेक्चर में राजा और राजमुकुट में पढ़ चुके हैं कि जो राजा है वो किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता। अगर उसने कोई गलत काम भी किया है तो उसके लिए मंत्रिमंडल के ये सदस्य ही उत्तरदायी होते हैं। राजनीतिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि वो लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, अपने दल के प्रति उत्तरदायी होता है, लोक सदन उसे उसके पद से हटा सकता है। और अंतर मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व का मतलब है कि मंत्रिमंडल के सदस्य आपस में भी एक दूसरे के प्रति अपने उत्तरदायित्व को वहन करते हैं। अगर किसी एक भी मंत्री के द्वारा कोई गलती की जाती है तो उसके लिए पूरा मंत्रिमंडल जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल इकाई के रूप में कार्य करता है। मंत्रिमंडल एक टीम के रूप में, एक इकाई के रूप में कार्य करता है। बैठकों में उपस्थित होते हैं, वाद विवाद में हिस्सा लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं। नेक्स्ट है मंत्रियों का सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायी। मंत्रिमंडल अपने कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप में भी उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप में। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के अंतर्गत जो भी उनका विभाग है उसके लिए तो वे उत्तरदायी होते ही हैं, लेकिन अगर दूसरा कोई मंत्री गलती कर देता है और अगर मंत्रिमंडल के विरुद्ध कोई भी प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था में मंत्री एक साथ तैरते और एक साथ डूबते हैं। नेक्स्ट है गोपनीयता। यह मंत्रिमंडल गोपनीय रूप में कार्य करता है, यानी मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो मंत्रिमंडल की जो बैठकों में जो भी निर्णय लिए जाते हैं
जो भी कार्यवाही होती है, जो भी विचार विमर्श होता है, उन्हें बाहर नहीं बताते हैं। अगर प्रधानमंत्री की मर्जी है तभी वो बात, जो सूचना है, वो बाहर जाती है। नेक्स्ट है एकता और एकरूपता। यह मंत्रिमंडल एक ही राजनीतिक दल का होता है, तो ऐसी स्थिति में यह एकता से कार्य करता है। इस तरह से ये कुछ विशेषताएं इस मंत्रिमंडलात्मक शासन की है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल का गठन। मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और वैसे हम कहते हैं कि राजा इनका मनोनयन करता है, लेकिन वस्तु स्थिति में, जैसा हमने पूर्ववर्ती लेक्चर में भी देखा, कि प्रधानमंत्री के द्वारा इन किसे मंत्रिमंडल में शामिल करना है, किसे नहीं, यह निर्णय प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री के द्वारा ही विभागों का वितरण किया जाता है। हालांकि मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय प्रधानमंत्री कुछ बातों का ध्यान रखता है, जैसे कि मंत्रियों का चयन वो अपने दल में से करता है। मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय वह अपने जो क्षेत्रीय हितों हैं उनको भी संतुष्ट करता है। यह भी कोशिश करता है कि जो मंत्री लिए जाएं वो दोनों ही सदनों में से लिए जाएं। वर्तमान समय में ब्रिटेन में यह परंपरा है कि मंत्रिमंडल में कम से कम 3 सदस्य हाउस ऑफ लॉर्ड्स से अवश्य लिए जाते हैं। ज़्यादा भी वो ले सकता है, लेकिन 3 तो अनिवार्य रूप से हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य होते ही हैं। जैसा पहले ही भी आपको बताया था कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वो संसद के सदस्य हों। अगर संसद के सदस्य नहीं होते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। यह मंत्रिमंडल एक महत्वपूर्ण स्थिति में प्रमुख रूप से कार्य करता है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल के कुछ असाधारण रूप। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के कुछ असाधारण रूप प्रचलित हैं, जिनमें पहला है छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट। यहाँ पर 2 राजनीतिक दल हैं, एक दल सत्ता प्राप्त करता है और दूसरा दल प्रतिपक्ष की भूमिका निभाता है। जो सत्ता में आता है उसका प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है, और जो प्रतिपक्ष में होता है वो अपना एक अलग कैबिनेट बनाता है। हालांकि कार्य वो कुछ नहीं करता, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप में वो कार्य एक मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, जिसे छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसका फायदा यह होता है कि जो प्रतिपक्ष है वो एक तो संगठित स्थिति में रहता है, दूसरा जो प्रतिपक्ष है वो हमेशा सत्ता प्राप्त करने के लिए तैयार सा ही रहता है कि अगर सत्तारूढ़ दल गिरे तो तुरंत वह सत्ता प्राप्त कर ले। दूसरा है संयुक्त मंत्रिमंडल। ये बहुत कम ब्रिटेन में बनते हैं। संयुक्त मंत्रिमंडल हम उन्हें कहते हैं जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब दोनों दलों का संयुक्त मंत्रिमंडल बनाया जाता है। इसका प्रचलन बहुत कम है ब्रिटेन में। हालांकि 1931 में आर्थिक संकट के समय इस मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ था। तीसरा है युद्ध मंत्रिमंडल। युद्ध के समय अति शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय आर्थिक, राजनीतिक बहुत सी सैनिक समस्याएं होती हैं, तो इसीलिए यह मंत्रिमंडल बनते हैं। 1916 में, 1940 में, दोनों महायुद्धों से पहले इस तरह के मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ था ब्रिटेन में, और जैसे ही युद्ध बंद हुआ ये मंत्रिमंडल खत्म हो गए थे। आंतरिक मंत्रिमंडल वह है जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा अपने, चूंकि पूरे मंत्रिमंडल में 40-50 सदस्य हैं तो उनसे हम हर समय संवाद संभव नहीं है, तो 4-5 लोगों को जो उसके बहुत घनिष्ठ हैं उनका वह आंतरिक कैबिनेट बना लेता है। इस तरह से ये कुछ असाधारण रूप ब्रिटेन में प्रचलित है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल के कार्य और अधिकार। पहला कार्य है व्यवस्थापन संबंधी कार्य। वैसे तो हम यह मानते हैं कि विधायी कार्य संसद का होता है, व्यवस्थापिका का होता है, लेकिन संस्थात्मक शासन में अप्रत्यक्ष रूप से यह कार्य कार्यपालिका का ही है, क्योंकि कोई भी विधेयक मंत्रिमंडल के द्वारा संसद के पटल पर रखा जाता है, और चूंकि मंत्रिमंडल का बहुमत सदन में होता है, इसीलिए आसानी से ये उस विधेयक को पारित भी करवा लेते हैं। दूसरा है कार्यपालिका संबंधी कार्य। प्रशासनिक दृष्टि से यह शक्ति संपन्न कार्यपालिका है, तो ऐसे स्थिति में संसद में जो भी प्रस्तुत होने वाली नीति है, चाहे वो गृह नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, उसका निर्धारण इसी मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रशासन को निर्देशन देने का कार्य इसका है।
जो भी राज्य में किसी भी तरह की समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का निवारण इसके द्वारा किया जाता है। अचानक से कोई भी राष्ट्रीय कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या अगर खड़ी हो जाती है तो उसका समाधान इसी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राज्य के जो अलग अलग विभाग हैं, शिक्षा विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग, रक्षा विभाग, इन विभागों में समायोजन करना, इन विभागों में संतुलन करना, इन विभागों को एक सूत्र में बांधने का कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता है। वित्त संबंधी अधिकार, जो राज्य की वित्तीय नीति है उस वित्तीय नीति का निर्धारण भी इसी के द्वारा किया जाता है। वार्षिक बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है और संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद वह कानून बन जाता है। इस तरह से कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण कार्य ब्रिटेन का मंत्रिमंडल करता है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल और लोक सदन में संबंध या मंत्रिमंडल की वास्तविक स्थिति। मंत्रिमंडल की वास्तविक स्थिति के बारे में म्योर का कहना है कि मंत्रिमंडल इतनी अधिक शक्तियों का मालिक है कि इतनी अधिक शक्तियों का मालिक होने के कारण वह तानाशाह बन गया है। अपने दलीय बहुमत के आधार पर वो जो करना चाहे वह कर सकता है। और इस संबंध में दो अलग अलग बातें कही जाती हैं। एक विचार उन लोगों का है जो ये कहते हैं कि संसद अधिक शक्ति संपन्न है, और एक वो है जो यह कहते हैं कि मंत्रिमंडल अधिक शक्ति संपन्न है। यानी कुछ का मानना है कि संसद सर्वोच्च है और कुछ का मानना है कि मंत्रिमंडल सर्वोच्च है। तो हम अलग अलग दृष्टिकोणों से इन्हें देखेंगे और फिर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। तो पहला निष्कर्ष जो है वो है संसद सर्वोच्च है, यानी कानूनी दृष्टिकोण से संसद सर्वोच्च है। और इस दृष्टिकोण के जो प्रतिपादक हैं वो यह मानते हैं कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है क्योंकि वहाँ विधान सर्वोच्च नहीं है। जो भी निर्णय है अंतिम संसद का होता है। तो और जो मंत्रिमंडल है वो सहायक सदन की भूमिका निभाता है। यह सर्वोच्चता 3 रूपों में अभिव्यक्त होती है। पहला है व्यवस्थापन संबंधी सर्वोच्चता। इस संबंध में यह कहा जाता है कि शक्ति की सर्वोच्चता की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम व्यवस्थापन संबंधी कार्यों में है और विधायी कार्य संसद के द्वारा किए जाते हैं। ब्रिटेन की संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनका पुनरावलोकन नहीं किया जाता। जैसे भारत में अगर संसद का बनाया हुआ कोई भी कानून सही नहीं है तो न्यायालय की शरण ली जाती है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। दूसरा है कार्यपालिका नियंत्रण संबंधी सर्वोच्चता। इस संबंध में भी संसद को सर्वोच्च माना गया है और इस संबंध में यह माना गया है कि संसद के सदस्यों को कार्यपालिका को नियंत्रित करने के बहुत से अधिकार हैं। यानी कि संसद के सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, विश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से जो मंत्रिमंडल है उसे प्रमुख रूप से लोक सदन नियंत्रित करता है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति इससे फर्क है। जैसा जेनिंग्स कहते हैं कि जब तक राजनीतिक दलों का प्रभाव होता है तब तक लोक सदन शक्ति संपन्न है। और इन्हीं 3 स्थितियों में हम लोक सदन की स्थिति को मंत्रिमंडल की स्थिति को देखेंगे। पहला है व्यवस्थापन के क्षेत्र में मंत्रिमंडल। व्यवहारिक स्थिति में मंत्रिमंडल सर्वोच्च होता है और वे जो मंत्री हैं वे जिस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करते हैं अपने बहुमत के कारण आसानी से सदन में पारित करा लेते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य लोक सदन के भी सदस्य होते हैं, इसीलिए लोक सदन में मंत्रिमंडल के सदस्यों की ही चलती है। दूसरा, कार्यपालन के क्षेत्र में वही बात, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ये सभी प्रस्ताव तभी पारित होते हैं जबकि बहुमत ना हो। बहुमत होते हुए संसद मंत्रियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तीसरा है वित्तीय क्षेत्र में। व्यवहार में वित्त मंत्री जो है वह वित्तीय क्षेत्र में हावी होता है। वो जो चाहता है उसी तरह का बजट प्रमुख रूप से संसद के द्वारा पारित किया जाता है। तो इस तरह से इन दोनों रूपों को हम देखने के बाद निष्कर्ष में यही पहुंचते हैं कि विधायी क्षेत्र में, कार्यपालिका क्षेत्र में और वित्तीय क्षेत्र में जो मंत्रिमंडल है वह सर्वोच्च होता है, ना कि हमें संसद की सर्वोच्चता दिखाई देती है। लेकिन इस सर्वोच्चता का यह तात्पर्य नहीं है कि मंत्रिमंडल तानाशाह है। मंत्रिमंडल निरंकुश नहीं है। मंत्रिमंडल पर कुछ नियंत्रण है जो कि उस पर अंकुश लगाते हैं और ये नियंत्रण इस प्रकार है। पहला है विरोधी दल का अस्तित्व।
पहला नियंत्रण जो उस पर है वो प्रतिपक्ष का नियंत्रण है। प्रतिपक्ष इस ताक में रहता है कि कब सत्तारूढ़ दल कोई भी गलती करे, उस गलती का वह फायदा उठाए और उस फायदे को उठाकर वह सत्तारूढ़ बन जाए। दूसरा है जनमत की शक्ति। ब्रिटेन की जनता बहुत जागरूक है। अगर मंत्रिमंडल तानाशाह बनने की कोशिश करे या कोई भी गलत कार्य करने की कोशिश करे तो तुरंत जनता उसका विरोध करती है। जैसे कि 1940 में चैम्बरलैन को जनता के विरोध के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था। 1951 में लॉर्ड ईडन को जनता के विरोध के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था। संसद के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं। मंत्रियों को संसद के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं भी नियंत्रित करती हैं। संसद के सदस्य विरोध करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और दलीय नियंत्रण में वो रहता है। इस तरह से ये कुछ स्थितियां हैं जो उसे नियंत्रित करती हैं और उसे तानाशाह होने से रोकती हैं। लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल की शक्तियां वहाँ बढ़ी हैं। इसके कुछ कारण हैं। पहला है दल प्रणाली। ब्रिटेन में 2 राजनीतिक दल हैं और 2 राजनीतिक दल होने के कारण किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है। भारत में जैसा हम वर्तमान में तो देखते हैं कि हमारी केंद्रीय सरकार में स्पष्ट बहुमत है, लेकिन इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार मिलीजुली सरकार थी तो वहाँ प्रधानमंत्री इतना सक्षम नहीं हो पाता। लेकिन 2 ही दल होने के कारण ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है वह शक्ति संपन्न भूमिका निभाता है। दूसरा है दलीय अनुशासन। यहाँ दल का अनुशासन बहुत ज़्यादा है, यानी कोई भी सदस्य बहुत आसानी से अपने दल के विरुद्ध नहीं जा पाता है या वो जाता ही नहीं है। कार्यभार की अधिकता। यहाँ के मंत्रिमंडल के पास इतना अधिक कार्यभार है कि उस कार्यभार की अधिकता के कारण भी जो मंत्रिमंडल की शक्तियाँ हैं वो बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री एक अच्छा नेतृत्व मंत्रिमंडल को देता है और उससे भी मंत्रिमंडल की जो शक्ति है उसमें अभिवृद्धि होती है। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से, चूंकि मंत्रिमंडल एक टीम के रूप में कार्य करता है, इसीलिए भी उसकी शक्तियां जो हैं उसमें अभिवृद्धि हुई है। लॉर्ड सभा के अधिकारों में कटौती। ब्रिटेन में 2 राजनीतिक दल हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स शक्ति संपन्न है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मुकाबले। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि मंत्रिमंडल को दोनों सदनों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को वहन नहीं करना होता है। वह केवल हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति ही अपने उत्तरदायित्व को वहन करता है, यानी वह उस सदन के प्रति उत्तरदायी है जिस सदन में उसका बहुमत है। तो ऐसे समय में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चाहे उसका बहुमत हो या ना हो, केवल हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी रहकर भी उसकी शक्तियां बढ़ी हैं। वित्त पर नियंत्रण। देश का जो बजट है उस पर चूंकि मंत्रिमंडल का नियंत्रण है, इसलिए भी मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ी हैं। राष्ट्रीय आपात। राष्ट्र में कोई भी संकट की अगर स्थिति आती है तो उस संकट की स्थिति में भी यह मंत्रिमंडल शक्ति संपन्न बना है। लास्ट है हाउस ऑफ कॉमन्स को भंग करने की शक्ति। मंत्रिमंडल के पास ये बहुत बड़ी शक्ति है जिसके माध्यम से वह शक्ति संपन्न बना है। राजा को परामर्श देकर वह कभी भी मंत्रिमंडल को लोक सदन को समय से पहले भंग करा सकता है। जैसे कैम्ब्रिज का कहना है कि सरकारें संसद द्वारा पराजित नहीं होती।